अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-17 की मदद से संचार उपग्रह GSAT-12 लॉन्च। संचार और प्रसारण के क्षेत्र में देश को मिलेगी मदद। काले धन पर सुप्रीम कोर्ट के SIT बनाने के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका। न्यायपालिका के फैसले को बताया कार्यपालिका के काम में दखल। मुंबई के झावेरी बाजार धमाके में स्कूटर का इस्तेमाल पहचान की गई। मुंबई पुलिस ने 11 बार खंगाला सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए 3 संदिग्ध। यूपी के कैबिनेट सचिव शशांक शेखर की नियुक्ति पर उठे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। कैसे बिना IAS हुए दिया गया कैबिनेट सचिव का पद। और कैश फॉर वोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली पुलिस को फटकार। स्टेटस रिपोर्ट से कोर्ट खुश नहीं, 2 हफ्ते में पूरी रिपोर्ट देने का आदेश। नमस्कार। हफ्ते भर की कारोबारी जगत की खबरों के साथ एक बार फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी हाजिर हूं। एक बार फिर महंगाई ने लोगों का दम निकाला है और सरकार की इससे चिंता थोड़ी बढ़ती दिख रही है। महंगाई दर अभी भी 9% के ऊपर बनी हुई है, तो तरक्की की रफ्तार का जो पैमाना है यानी औद्योगिक उत्पादन दर है वो घट गया है। लेकिन वित्त मंत्री जी हैं कि ये आंकड़े उनके लिए मायने नहीं रखते, ऐसा वो कह रहे हैं। वहीं सरकार के खेमे में अब रिटेल सेक्टर के लिए FDI की वकालत करने वाले की तादाद बढ़ गई है। इसके अलावा जानेंगे कि इस हफ्ते शेयर बाजार ने कैसा कारोबार किया। ये सारी खबरें बिजनेस इस हफ्ते में। महंगाई पर सरकार के तमाम दावे और वादे खोखले साबित हो रहे हैं। आंकड़े बयां कर रहे हैं कि लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिल रही है और आगे भी नहीं मिलेगी। महंगाई दर लगातार बढ़ने से रिजर्व बैंक एक बार फिर दरें बढ़ा सकता है, जिससे आपकी EMI और बढ़ सकती है। महंगाई ने देश में ऐसा घर कर रखा है कि यहां से जाने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 3 साल में महंगाई ने लोगों को करीब 6 लाख करोड़ रुपए की चपत लगा दी। इसके बावजूद महंगाई दर में बढ़ोतरी का सिलसिला बरकरार है। जून महीने में भी फिर एक बार महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। Wait for the inflationary figure to arrive at. I think May figure will be available. जून में महंगाई दर बढ़कर 9.44% हो गई है। वहीं मई में महंगाई दर 9.06% रही थी। इस दौरान प्राइमरी आर्टिकल्स की महंगाई दर भी बढ़कर 12.22% पर पहुंच गई है। मई में प्राइमरी आर्टिकल्स की महंगाई दर 11.3% रही थी। जून महीने में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की महंगाई दर बढ़कर 7.43% हो गई है। मई महीने में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई दर 7.27% थी। वहीं फ्यूल ग्रुप की महंगाई दर भी बढ़कर 12.85% पर पहुंच गई है। मई महीने में फ्यूल ग्रुप की महंगाई दर 12.32% रही थी। इस साल भी महंगाई दर लगातार 9% के ऊपर बनी हुई है। जनवरी में जहां महंगाई दर 9.35% थी, वहीं जून में ये बढ़कर 9.44% हो गई है। इस साल 6 महीने बीतने के बाद भी महंगाई को लेकर चिंता बरकरार है। ईंधन उत्पादों में की गई बढ़ोतरी से महंगाई दर पर असर पड़ा है। लिहाजा सरकार को महंगाई को काबू में करने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। वहीं आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों के चलते महंगाई दर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में इस साल भी महंगाई दर में कमी आने की उम्मीद बेहद कम है। पीयूष प्रसाद, P7 न्यूज, दिल्ली। महंगाई इस तरह से हमारे आपके पीछे पड़ गई है कि खाना पीना हो या दूसरे जरूरी सामान सब कुछ महंगे हो गए हैं। ये पिछले जून के जो महंगाई दर के आंकड़े थे वो करीब 10% के आसपास हैं। अगर जुलाई की वीकली जो इन्फ्लेशन डेटा है अगर उसे भी हम देखें तो ये 8.5% के आसपास रहा है। पिछले हफ्ते के जो खाद्य महंगाई दर के आंकड़े हैं वो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पिछले 2 महीने में अगर महंगाई दर के हम आंकड़े देखें तो लगातार 7.5 से 9%, 9.5% के आसपास रही है। कुल मिलाकर महंगाई दर ने, या हम कहें कि रोज की हमारी जो जरूरत की चीजें हैं उनकी महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। घटने के कोई संकेत फिलहाल नहीं है। Thank you.
एक और बहुत जरूरी जो फैसला पिछले काफी समय से टल रहा था, उसे आखिरकार सरकार ने मंजूरी दे दी है। गैर बासमती चावल और गेहूं के निर्यात को पिछली एजीएम में हरी झंडी दिखा दी गई। अब कंपनियां 10 लाख टन गैर बासमती चावल का निर्यात कर सकेंगी। निर्यात के लिए गैर बासमती चावल की न्यूनतम कीमत $400 प्रति टन तय की गई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पास निर्यातकों को रजिस्टर करना जरूरी होगा। इसके अलावा एक निर्यातक 12,500 टन से ज्यादा का निर्यात नहीं कर सकता है। ईजीएम में एक जो और जरूरी फैसला लिया गया कि गेहूं के निर्यात को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। हालांकि कितना गेहूं एक्सपोर्ट होगा अभी इस पर सरकार ने कुछ भी तय नहीं किया है, फैसला बाद में किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय निर्यातकों को अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सही भाव मिल सकेंगे, क्योंकि ये फैसला बहुत देर से हुआ है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ईजीएम ने फूड सिक्योरिटी बिल को भी मंजूरी दे दी है। इस बिल के तहत हर गांव में 4 में से 3 परिवार को सस्ता अनाज मिल सकेगा। साथ ही शहर में रहने वाली जो बीपीएल, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको भी इसका फायदा मिलेगा। बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए जो कदम रिजर्व बैंक ने उठाए, उसका अब बुरा असर देखा जा रहा है। आरबीआई ने पिछले 2 साल में ब्याज दर 2% से भी ज्यादा बढ़ाई है, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार घटी है, इंडस्ट्री की रफ्तार घटी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ गई है। 10% की ग्रोथ का दम भरने वाली अर्थव्यवस्था की औद्योगिक उत्पादन क्षमता अब घटकर 6% के नीचे पहुंच गई है। पिछले साल मई में औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े 8.5% थे, लेकिन इस साल मई में ये घटकर 5.6% पर पहुंच गए हैं। बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक ने जो कदम उठाए, उससे ब्याज दर 2% से भी ज्यादा बढ़ गई। इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर देखा गया। हालांकि वित्त मंत्री का मानना है कि इन आंकड़ों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। I do not always take into account the monthly figure and weekly figure are the real trend setters. At least a quarterly figure will have to be taken into account. मई में आईआईपी 5.6% से बढ़ी है, जबकि अप्रैल में आईआईपी ग्रोथ 6.3% रही थी। मई में माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ में भी गिरावट आई है और ये घटकर 1.4% हो गई है। अप्रैल में माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ 2.2% रही थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ भी घटकर 5.6% हो गई है और पिछले महीने इस सेक्टर की ग्रोथ 6.9% थी। बेसिक गुड सेक्टर की ग्रोथ में ज्यादा गिरावट नहीं आई है और ये 7.2% की दर से बढ़ी है। अप्रैल में बेसिक गुड सेक्टर की ग्रोथ 7.3% रही थी। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की ग्रोथ में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है और ये बढ़कर 10.3% हो गई है। अप्रैल में इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की ग्रोथ 6.4% रही थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की ग्रोथ बढ़कर 5.2% पर पहुंच गई है, जबकि पिछले महीने इस सेक्टर की ग्रोथ 3.8% रही थी। पहले से ही उम्मीद की जा रही थी कि देश में औद्योगिक विकास की रफ्तार सुस्त पड़ सकती है, लेकिन ये सुस्ती उम्मीद से कहीं ज्यादा है। ऊंची दरों की वजह से उद्योग के निवेश पर ब्रेक लग गया है, जिसकी वजह से आगे चलकर मांग के मुकाबले कम उत्पादन रहने से महंगाई में बढ़ोतरी ही होगी। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के बावजूद आरबीआई दरों में और बढ़ोतरी कर सकता है। इससे अर्थव्यवस्था पर खराब असर पड़ेगा। हालांकि इसकी चिंता सरकार को फिलहाल नहीं है, लेकिन उद्योग जगत इन आंकड़ों से खासा चिंतित नजर आ रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, T7 न्यूज, दिल्ली। उद्योगों की रफ्तार पिछले साल भर में आधे से भी कम हो गई है, लेकिन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी हैं ये मानने को तैयार नहीं है और शायद यही वजह है कि इनको लगता है कि तिमाही आंकड़े ही किसी काम के होते हैं। मंथली और वीकली आंकड़ों को फिलहाल ये मानने को तैयार नहीं है। वैसे वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ये भी कह रहे हैं कि 2012 के लिए 4.5% के आसपास का जो वित्तीय घाटे का लक्ष्य है, उस पर सरकार अभी कायम है। हालांकि प्रणब मुखर्जी ने माना है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से सब्सिडी का बोझ सरकार पर बढ़ सकता है। इसके अलावा ज्यादा टैक्स रिफंड से भी सरकार के खजाने पर असर पड़ेगा। सरकार अतिरिक्त बोझ से निपटने के लिए गैर जरूरी खर्चों में कटौती करने पर जोर दे रही है। प्रणब मुखर्जी का कहना है कि सरकार लक्ष्य से ज्यादा पूंजी उधार नहीं लेगी। Food subsidy, fertilizer subsidies are also increased. On the other hand, I shall have to keep the target of the fiscal deficit. Some austerity measures to avoid the wasteful expenditure.
but not productive expenditure. Third aspect, I am not going to expand borrowing, and I will plan my borrowing in consultation with the Reserve Bank of India. सरकार के अलग अलग कोनों से मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की उम्मीद जल्दी से जल्दी होती दिख रही थी, लेकिन अभी अमेरिका के विदेश सचिव यहां आए थे और उन्होंने जिस तरह से उसकी वकालत की है, उससे लग रहा है कि जल्द ही भारत में मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई खुल जाएगा। But there is more we should do together to ease procurement processes, enable companies to invest in joint ventures and greater co-production, and remove barriers to foreign direct investment. India's membership of these regimes will not only significantly strengthen the global non-proliferation effort, but would further expand further opportunities for cooperation between India and the United States in the high technology areas. सरकार तो रिटेल सेक्टर में धीरे धीरे 100% तक एफडीआई की वकालत करती दिख रही है। उद्योग राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिटेल सेक्टर में एफडीआई को बेहद जरूरी बताया है। FDI in retail is something that is being seriously considered by the government. We have had stakeholder consultation. Following that, we have set up a group of 6 ministries where officials from 6 ministries have worked on a prospective draft. That prospective draft should be ready in the near future. डीजल से सरकारी खजाने पर जिस तरह से चोट लग रही है, इसीलिए शायद सरकार की चिंता डीजल के इस्तेमाल को लेकर भी बढ़ी है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेग सिंह अहलूवालिया कह रहे हैं कि मोबाइल टावर में डीजल की खपत न की जाए, क्योंकि जिस तरह से कंपनियां मोबाइल टावर में डीजल का इस्तेमाल करती हैं इसको चलाने के लिए, उससे सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा है। अगर वो सोलर पावर का इस्तेमाल करें तो ये बेहतर होगा। I know that several telecom towers use diesel, and diesel at the present moment happens to be underpriced. But that underpricing applies to all of diesel. So, the telecom tower is a small part of it. I am in favor of, as far as possible, using solar energy for telecom towers. आतंकवादियों ने कारोबार और कारोबारी राजधानी पर चोट करने के लिए लगातार 3 हमले किए मुंबई में, लेकिन निवेशकों ने फिलहाल आतंकवादियों के इन मंसूबों को ठेंगा दिखा दिया है। बाजार की चाल कैसी रही, किस तरह का कारोबार दिखा, ये सब बताएंगे इस ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं Supertech, yours for life.